हेलो दोस्तों, तारीख आज 13 सितंबर शनिवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आखिरकार एक नया मोड़ आ गया है। नेपाल को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। शुक्रवार देर रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। सुशीला कार्की के साथ 3 और मंत्रियों कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश अरियाल और बालेंद्र शर्मा ने भी शपथ ली। हालांकि इस मंत्रिमंडल में जेन-जेड आंदोलन से जुड़े किसी चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सुशीला कार्की का भारत से भी गहरा नाता है। उन्होंने वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया था और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की प्रशंसक भी हैं। कार्की अगले चुनाव तक देश का कामकाज संभालेंगी, जो अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर होने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा के लगभग 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राज्य के दौरे पर हैं। पीएम पहले चुराचांदपुर जाएंगे, जहां वे 7,300 करोड़ की विकास योजनाओं की नींव रखेंगे। इसके बाद इम्फाल पहुंचकर 1,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां विपक्ष अब तक मणिपुर न आने पर पीएम को घेर रहा था, वहीं कई स्थानीय संगठन इस दौरे को एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, प्रधानमंत्री 13 और 14 सितंबर को पूरे पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। वे मिजोरम, मणिपुर और असम में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरे की सबसे बड़ी सौगात मिजोरम को मिल रही है, जहां नई बैराबी सायरंग रेलवे लाइन से राजधानी आइजोल अब सीधे देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। इस 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 48 सुरंगें और 55 बड़े पुल हैं, जिनमें से एक पुल तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अब बात करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। एक तरफ शिवसेना UBT ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट न देने वाली पार्टियों पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि BRS और BJD जैसी पार्टियां केंद्रीय जांच एजेंसियों से डर गईं। शिवसेना ने मांग की है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग अनिवार्य हो और वोट न देने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वोट की डकैती जारी रही तो भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और जनता सड़कों पर उतर सकती है। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जमीयत-ए-इस्लामी की जीत पर दिए अपने बयान को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। जवाब में थरूर ने साफ किया कि उनकी टिप्पणी जमीयत की तारीफ नहीं बल्कि आलोचना थी, क्योंकि यह जीत बांग्लादेश की बड़ी पार्टियों के प्रति जनता की हताशा को दिखाती है। और उधर बिहार में चुनाव से पहले यूपी के नेता भी एक्टिव हो गए हैं। सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पटना में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन किया। राजभर ने साफ कहा कि उनकी पार्टी इस बार NDA गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और 29 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। उन्होंने वंचितों और गरीबों के हक की बात करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिक मुद्दा बताया। राजभर का दावा है कि उनकी पार्टी पिछले 20 साल से बिहार में सक्रिय है और इस बार भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। और इधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बड़ा हादसा। बहादुरपुर की पत्थर खदान ढहने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घटना शुक्रवार दोपहर खनन के दौरान हुई, जब भारी चट्टानें मजदूरों पर गिर गईं। घायलों को रामपुरहाट और बर्दवान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में अवैध खनन बड़े पैमाने पर होता है और सुरक्षा इंतजाम न के बराबर हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर है और जांच जारी है। देखिए अगली खबर। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। यह 2022 में हुए $375 मिलियन के समझौते का हिस्सा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक है। फिलीपींस इन मिसाइलों को अपनी तटीय सुरक्षा के लिए तैनात करेगा, जिसे चीन के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और फिर इधर अमेरिका ने भारत से आयातित सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस फैसले से लाखों नौकरियां प्रभावित हुई हैं। सिर्फ सूरत में ही 1,35,000 लोग जॉब गंवा चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर पैमाने पर असामान्य बताते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार किसी और वैश्विक नेता में कभी नहीं देखा गया। थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को नए एक्सपोर्ट मार्केट तलाशने होंगे और ब्रिटेन के साथ हालिया समझौता मददगार साबित हो सकता है। और यही यूक्रेन ने रूस पर रिकॉर्ड 221 ड्रोन से हमला किया। ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और लुकोइल को निशाना बनाया गया। रूसी आर्मी का कहना है कि आधे से ज्यादा ड्रोन रोके गए, लेकिन कई इलाकों में मलबा बिखर गया। यह हमला 2 दिन पहले रूस द्वारा पोलैंड पर किए गए हवाई हमले का जवाब माना जा रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष में ड्रोन अब अहम हथियार बन गए हैं और दोनों तरफ से हवाई हमले तेज हो गए हैं। और इधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के स्वतंत्र देश बनने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। फ्रांस द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य गाजा संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान और द्विराष्ट्र समाधान को बढ़ावा देना था। 142 देशों ने प्रस्ताव को समर्थन दिया, जबकि अमेरिका, इजराइल, हंगरी और अर्जेंटीना सहित 10 देशों ने इसका विरोध किया। भारत ने इस बहुमत प्रस्ताव में अपने वोट से फिलिस्तीन के पक्ष में फैसला किया। और फिर यही अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा हुए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत-पाक और कई अन्य संघर्ष सुलझाए। हालांकि भारत ने साफ किया कि उसकी ऊर्जा नीतियां राष्ट्रीय हित और बाजार की जरूरतों पर आधारित हैं। और इधर दिल दहला देने वाली खबर दोस्तों, यूक्रेन की जनसंख्या जंग और पलायन से बुरी तरह प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक जन्मों की तुलना में मौतें 3 गुना अधिक हैं। 2022 से अब तक लगभग 70 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। रूस के साथ युद्ध में 46,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और हजारों अब भी लापता या कैद में हैं। जनसांख्यिकी संकट यूक्रेन के लिए एक और बड़ी चुनौती बन चुका है और निकट भविष्य में आबादी में उछाल की उम्मीद कम है। अब आपको दिखाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली खबरें। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां एक सनकी आशिक ने दिन दहाड़े अपनी प्रेमिका को गोलियों से भून डाला। वारदात के बाद वह लाश के पास कट्टा लेकर बैठा रहा और पुलिस को भी धमकी देता रहा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर आरोपी को काबू में किया। बताया जा रहा है कि दोनों लिव इन में रह रहे थे और उनके बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां सीमा हैदर और सचिन मीणा का नाम 650 करोड़ के आईटीसी घोटाले से जुड़ गया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि बिहार के 2 सीए भाइयों ने दोनों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर अरुणाचल सरकार से 99 करोड़ की हेराफेरी की। उधर केरल से एक हैरान करने वाली खबर आई है। 6 साल पहले गुम हुए एक शख्स का कंकाल पुलिस ने बरामद किया है। दोस्तों ने उसे मरा समझकर दलदली जमीन में दफना दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इधर ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, मुंबई में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। रोदित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक्ट्रेस को धर्म का अपमान करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस घटना के बाद फिल्म जगत में दहशत का माहौल है। और अब कुछ खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। क्या आपके घर में भी पुराने सिक्के हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के लाखों में बिकने का दावा करने वाले विज्ञापन फ्रॉड हैं। धोखेबाज खुद को आरबीआई कर्मचारी बताकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लाखों की ठगी कर रहे हैं। हैदराबाद और मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ऐसे किसी भी लालच में न पड़ें। और इधर भारत के शहरी इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गई है। एक हालिया सर्वे में 40% महिलाओं ने कहा कि वे सार्वजनिक जगहों पर असुरक्षित महसूस करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, भुवनेश्वर और गंगटोक महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर हैं, जबकि दिल्ली, कोलकाता और जयपुर सबसे असुरक्षित माने गए। और यहीं पे गुजरात के कांडला से मुंबई आ रहा स्पाइस जेट का विमान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। उड़ान भरते ही विमान का एक पहिया टूटकर नीचे गिर गया। फ्लाइट में 75 यात्री सवार थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ से विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। और अंत में आइए जानते हैं कि आज 13 सितंबर का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। आज गौरी योग का शुभ संयोग बन रहा है। वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लोगों को व्यापार और नौकरी में विशेष लाभ मिलेगा। वहीं मेष और मिथुन राशि वाले लोगों को
कार्य क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर आज का दिन करियर और कमाई के मामले में कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें DKK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, और आपका दिन शुभ हो।